बहुत सारी आती है, मैं रीड करता जाऊंगा। बहुत सारी जनरल नॉलेज है, जहां जरूरत पड़ेगी वहीं पे मैं एक्सप्लेन करूंगा खुद से। तुम्हें लगे तो तुम अलग से रोक के पूछ सकते हो। जो हमारा एक्ट है उसमें सेक्शन 58 रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर को कवर करता है। प्रोसीजर, अगर मेरी फर्म रजिस्टर करानी है तो ऑब्वियसली किसी रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाना है। अब इमेजिन करो, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी समझाई और ये सब जगह काम आएगी, कंपनीज में भी, कहीं भी। हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फर्म के केस में कौन सा होता है? उन डॉक्यूमेंट्स में फर्म के केस में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा होता है पार्टनरशिप फर्म के केस में? पार्टनरशिप डीड। एमओए, एओए कंपनीज के केस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एमओए, एओए का कंटेंट ही होता है डीड में। एमओए में होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, नाम, पता, पर्पस। डीड में भी होता है नाम, पता, पर्पस। एसोसिएशन क्लॉज में कितने मेंबर्स मिलके कंपनी बना रहे हैं, यहां पे भी होते हैं पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स मिलके फर्म बना रहे हैं। क्योंकि हमें दोनों हैं सिलेबस में, इसलिए मैं रिलेट भी कर रहा हूं ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आए। फर्म का नाम, पता, एड्रेस, नंबर ऑफ पार्टनर्स, उन पार्टनर्स की डेजिग्नेशन क्या होगी, उनका इंटरनली रोल क्या होगा। तो वहां एओए होता है, इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कैसे चलेगा। तो वो दो डॉक्यूमेंट मिलके जो काम करते हैं वो अकेला यहां पे पार्टनरशिप फर्म में एक ही डॉक्यूमेंट काम कर देता है, उसका नाम है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड ओरली भी बन सकती है और राइटिंग में भी बन सकती है, पर ओरल डीड रजिस्टर तो नहीं हो सकती है। तो अगर रजिस्टर कराना है तो राइटिंग में ही बनानी पड़ेगी। फिर रजिस्टर कराना है या नहीं कराना है ये भी तुम्हारे लिए ऑप्शन है, पर मैंने 11th में ही सिखा दिया था। अगर डीड रजिस्टर नहीं कराओगे तो कुछ नुकसान है। वो नुकसान आएंगे, वो एक्ट से ही समझे थे हमने, तो एक्ट में हम पढ़ेंगे, इसी पार्ट में आने वाले हैं। तो यहां पे लिखा है कि रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस 58 में लिखी। प्रोसेस में और क्या क्या होता होगा? पहले तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते होंगे। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद वो डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ करना पड़ता है। हमेशा समझो ये बात, कोई भी चीज रजिस्टर कराने जाओ तो पहले डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट करने का क्या मतलब है? किसी अटेस्टेड, गजेटेड, रिस्पेक्टेड ऑफिसर या कोई और ऐसा जानकार जो उस एक्ट की जानकारी रखता हो। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे कंपनीज एक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज। तो प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिसिंग सीएस के पास ऑफिस में जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो कि हमारे डॉक्यूमेंट पे ये डिक्लेरेशन दे दो कि हमने एक्ट का सारे प्रोविजंस का ध्यान रखते हुए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, हमने कोई वायलेशन नहीं किया। ऐसा राय तो एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये लोग ही दे सकते हैं ना। तो इनके लगते हैं क्या? सिग्नेचर। एक वर्ड होता है डिक्लेरेशन, और एक और कौन सा वर्ड होता है इसके जैसा? सीख जाओगे तो यही सब कीवर्ड्स है और क्या। कोई व्यक्ति तुम्हें वेरीफाई करके दे रहा है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट सही है, मतलब सर्टिफिकेशन। अरे हाँ या ना? डिक्लेयर व्यक्ति खुद करता है कि मेरा ऐसा ऐसा है, जिसको आई हेयर बाय, जो जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, मेरे द्वारा दी जा रही है, वो ट्रू है, करेक्ट है। जानबूझ के मैं कोई फ्रॉड इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, नेगेटिव, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं। ऐसे डिक्लेरेशन हम खुद भरते हैं। और सर्टिफिकेशन, किसी एक्सपर्ट के पास जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करा के उनसे सील साइन ले रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेशन कहलाएगा कि मैंने सर्टिफाई करा लिया है। ये दोनों वर्ड समझ में आए और ये कहानी समझ में आई। कंपनी रजिस्टर करानी हो या फर्म रजिस्टर करानी हो, आपको इस तरह की चीजें देखनी पड़ेंगी। फिर हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। उसको क्या बुलाते हैं? कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस फॉलो करनी पड़ेगी। एक्सेप्शन, नतीजे कब नहीं भुगतने पड़ेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो कॉन्सिक्वेंस आते हैं। तो कॉन्सिक्वेंस, इवन दो
रजिस्ट्रेशन ना कराने पे भी हमें कॉन्सिक्वेंस कब नहीं भुगतने पड़ेंगे। लॉ इतनी डिटेल में जाएगा, 11th लेवल पे थोड़ी इतना पढ़ना था। अब तो हमें पूरा एक्ट पढ़ना है, तो अब ये कहानी इस तरफ जाने वाली, ये पूरी स्टोरी है जिसको पहले पार्ट में हम कवर करते हैं। देखते हैं टाइम लगेगा ज्यादा तो डिसोल्यूशन कल पढ़ेंगे, अदरवाइज डिसोल्यूशन इसके पीछे पढ़ लेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ द फर्म, सेक्शन 58 इसको फॉलो करता है। इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक रजिस्ट्रेशन, ये बात हमें पहले से पता है। हाउएवर रजिस्ट्रेशन इज हाईली डिजायरेबल, कीवर्ड लिखने के लिए जब केस स्टडी में लिखो और कभी भी लिखना है कि यार यही बात लिखनी है, इसी पे सवाल है कहीं ना कहीं, और हमें यह बात लिखनी है कि एक्ट में ये लिखा है रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी बट इट इज हाईली डिजायरेबल, इसी को कीवर्ड बोलते हैं। समझ में आई बात। और पुरानी जो हमने चीजें पढ़ रखी उसमें भी ऐसे छाट के ढूंढ के निकालो, वो क्वेश्चन पूछ, क्वेश्चन बनवाओ, आंसर देखो और उसमें देखो कि कौन सा कीवर्ड था, उसको बोलने की आदत डालो। हाईली डिजायरेबल है क्योंकि अनरजिस्टर्ड फर्म सफर सेवरल लीगल डिसेबिलिटी, अगेन कीवर्ड। अब ये 3 लाइन अच्छे से बोलनी आनी चाहिए, ये बहुत सारी जगह चिपक जाएगी और इसके ही नंबर है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है बट रजिस्ट्रेशन हाईली डिजायरेबल है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ना कराने पे या अनरजिस्टर्ड रह जाने पे देर आर लीगल डिसेबिलिटीज, सेवरल लीगल डिसेबिलिटीज। इसके बीच में इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड बना के क्या सेंटेंस बना रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 बातें इंपॉर्टेंट थी। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है बट हाईली डिजायरेबल है, क्योंकि ऐसी टोन होनी चाहिए। कंपलसरी नहीं है बट हाईली डिजायरेबल है क्योंकि ना कराने पे वी हैव टू फेस सेवरल लीगल डिसेबिलिटी एज अ फॉर्म, एज अ पार्टनर। समझ में आया क्या? तो हो जाएगा काम। रजिस्ट्रेशन मींस, अब मतलब क्या है इसका, ऑफिशियली रिकॉर्डिंग द एग्जिस्टेंस, फर्म एग्जिस्ट करती है इस चीज की ऑफिशियल रिकॉर्डिंग। और ऑफिशियल रिकॉर्डिंग कौन करके देगा? जिस ऑफिस में ये रिकॉर्ड होगी उसी ऑफिस को बोलते हैं रजिस्ट्रार। प्रॉपर्टी जहां रजिस्टर होती है वो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रार ऑफिस है। व्हीकल्स जहां रजिस्टर होते हैं वो ट्रांसपोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस है। वैसे फर्म का है, वैसे कंपनीज का है। तो ऑफिशियली रिकॉर्डिंग होती है एग्जिस्टेंस की। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स वर्ड का मतलब हमेशा क्या होता है? डिटेल्स, नाम, अता पता, कितने पार्टनर है, वो सब डिटेल पर्टिकुलर्स कहलाते हैं। तो हर पार्टनरशिप फर्म के पर्टिकुलर्स वहां पे होते हैं और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स कहलाता है ये ऑफिस। कोई डाउट है? कुछ क्या, ROF बुलाऊंगा, अब बुला लो बुला लो। पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज, हमें लीगल रिकॉग्निशन मिले, पहचान मिले लीगली। मेंटेन पब्लिक रिकॉर्ड फॉर पार्टनरशिप। पब्लिक रिकॉर्ड मतलब इन जनरल मुझे भी पता करना है कि यार ये फर्म यहीं एग्जिस्ट करती है, ये इन्हीं लोगों की फर्म है। वो नहीं, वो होल्डिंग आउट और वो सब बवाल थे, ये भी पार्टनर वो भी पार्टनर, ये रिटायर हो गया वो हो गया। भाई वहां पे परसेप्शन पे लॉ चल रहा है। कायदे से आपको क्या करना चाहिए? आर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जाओ और पता कर लो फर्म कहाँ एग्जिस्ट करती है, एक्चुअल में कितने पार्टनर है, कितने स्लीपिंग है, कितने एक्टिव है, कौन कब रिटायर हो गया है, यू विल नो एवरीथिंग। तो पब्लिक रिकॉर्ड इन जनरल एज अ पब्लिक, मुझे किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलेगी कहां? ROC में। फर्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी कहां? ROF में। तो मैं अगर फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कंपनी फर्म के साथ तो ये मेरी जिम्मेदारी है। समझ में नहीं आएगा? प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ पार्टनर अगेंस्ट आउटसाइडर, रजिस्ट्रेशन ही आपको ये राइट देता है। ये तो मेरे याद होगा धुंधला धुंधला, दूसरे लोग आप पे आके सूट फाइल कर लेंगे लेकिन आप दूसरे लोगों पे सूट फाइल नहीं कर सकते। आप आपस में भी एक दूसरे के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते हो, ना आउटसाइडर पे और ना आपस में। दो रिलेशन हम ऑलरेडी बेसिक में पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? ये दोनों रिलेशन हमने पढ़े थे ना। तो हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं राइट ऑफ पार्टनर्स का, कि उनको भी हक है कि वो भी आउटसाइडर के अगेंस्ट क्या कर पाए, केस। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? फर्म को रजिस्टर
कराना पड़ेगा। लास्ट, फैसिलिटेट लीगल प्रोसीडिंग, वो कोर्ट में जाना, एक दूसरे के केस करना, इस तरह के सारे राइट आपको मिलते रहे। तो ये है पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो, प्रोसीजर ये है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, पार्टनर मस्ट प्रिपेयर एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। डियर सर, respected sir, we as a partner want to hereby declare that we want to register our firm as this name. We are attaching all required documents. Yeah, we are attaching document, what all the documents required as per पार्टनरशिप एक्ट 1932। भाई ऐसे लिखते जाओ, ये एप्लीकेशन होगी, उसमें क्या है। ठीक है। एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर। अब मुझे बताओ, एप्लीकेशन सब अपने अपने मन से बना के आ जाएंगे तो चलेगी क्या? कोई हिंदी में बना रहा है, कोई बंगाली में बना रहा है, कोई इंग्लिश में बना रहा है, कोई पहले कुछ और लिख रहा है, बाद में कुछ और लिख रहा है, कोई ज्यादा ही लिख रहा है, कोई बिल्कुल ही कम लिख रहा है। ऐसी समस्याओं से बचने का हल क्या है जीवन में? तुम फॉर्म बना दो, फॉर्म सबको दे दो, फिल इन द ब्लैंक्स बना दो, वहां पे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अरे ऐसे ही करा है ना जीवन भर से तुमने, वही फॉर्म भरे जहाँ पे ऐसा ना करें लोग और इंफॉर्मेशन गैदर करना मुश्किल हो जाए। यही वही वर्ड होता है प्रिस्क्राइब फॉर्म। ऐसे ही हमने पढ़ा है, एओए का प्रिस्क्राइब फॉर्म है, एमओए का प्रिस्क्राइब फॉर्म है, इस एप्लीकेशन का भी प्रिस्क्राइब फॉर्म है। वो प्रिस्क्राइब फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा सर? आरओएफ से। जहाँ अप्लाई एप्लीकेशन देनी है, वो फॉर्म ले आओ, ऑनलाइन में मिल जाता है अब तो सब। तो एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर, ये सब फिल इन द ब्लैंक होंगे। तुम्हें अपनी फर्म का नाम भरना है, कौन सा नाम जो ऑफिशियली आप उसका रखना चाहते हो, जिस नाम से बिजनेस कैरी ऑन होगा। एग्जाम्पल के लिए एबीसी एसोसिएट। अरे ठीक है ना। कहाँ बिजनेस करोगे? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। टेम्परली तुम 10 जगह बिजनेस करो, लेकिन एक जगह ऐसी होनी चाहिए कि सपोज रजिस्ट्रार ऑफिस को आपसे कोई कम्युनिकेशन करना है, तो कौन से एड्रेस पे चिट्ठी भेजी जाए। समझ में आई बात? दैट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। और यही जगह आपको माना जाएगा, जैसे एग्जांपल के लिए एमजी रोड इंदौर, ठीक है ना, वहां पे और लिख देते हैं 173 साउथ पार्ट दिस बिल्डिंग। एग्जैक्ट होना चाहिए मतलब ये। अदर प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर और भी प्लेसेस हैं, भोपाल ब्रांच कहाँ पे है, इन उज्जैन ब्रांच कहाँ पे, वो लिख सकते हो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईच पार्टनर, कौन सा पार्टनर किस दिन ज्वाइन हुआ था उसके बारे में। ठीक है। नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, याद है क्या? टाइप ऑफ फर्म में एक फर्म होती थी पार्टनरशिप एट विल, जिस दिन चाहेंगे उस दिन खत्म कर देंगे। एक पार्टनर ही कह सकता है कि आज डिसॉल्व करो तो डिसॉल्व, मैं जा रहा हूं रिटायर होके तो चला जाएगा। वो कौन सी वाली पार्टनरशिप है? वो पार्टनरशिप एट विल है। पार्टनरशिप एट विल कब तक चलेगी? जब तक विल होगी। तो इसका कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। फिक्स पीरियड वाली ड्यूरेशन भी होती है, ऐसे चार्ट बना बना के सिखाए थे मैंने, भूल गए ना? फिक्स पीरियड वाली पार्टनरशिप, ये ब्रिज बनेगा तब तक। वेंचर वाली पार्टनरशिप, अरे 3 साल वाली पार्टनरशिप फिक्स पीरियड हो गई। और स्पेसिफिक वेंचर ब्रिज बनने तक की पार्टनरशिप है, स्पेसिफिक वेंचर हो गई। कोई डाउट है क्या? ABCDEF, 6 बातें जो कंटेंट की हैं, रटने की कोई बात नहीं है इसमें। अरे बात समझ में आई क्या मैंने क्या बोला? सीक्वेंस समझना। 6 बातें कंटेंट की थी, किसके कंटेंट की? प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर क्या कंटेंट होगा। नाम, पता, एड्रेस, फॉर्म का, पार्टनर का, कौन से टाइप की पार्टनरशिप है तुम्हारी। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर स्टेप 1 खत्म। स्टेप, अभी प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन चल रही है। सिग्नेचर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। सारे पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा? इस स्टेटमेंट पे साइन करना पड़ेगा कि हम रजिस्टर होना चाहते हैं। एप्लीकेशन की बात चल रही है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट में क्या क्या होगा वो हो गया। इस एप्लीकेशन पे साइन चाहिए। किसके साइन? सारे पार्टनर के। सर एक आध पार्टनर बीमार है, बाहर है, तो वो अपना एजेंट अपॉइंट करेंगे। एक
पर्सन को मैं एजेंट अपॉइंट करते हो तो पता है उस पेपर को क्या बुलाते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी। नाम सुना है क्या कभी ये? इसीलिए सुना है क्योंकि एजेंट बनाने के काम आती है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैंने किसी काम को करने के लिए मेरे भी आप पे लक्ष्य को भेज दिया, तो लक्ष्य को के साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ेंगे। और एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनेगी। मैं अपने राइट पावर क्या कर रहा हूं, इस व्यक्ति को दे रहा हूं। जैसे कि वकील तुम्हारे बिहाफ पे जब केस लड़ता है तो वो तुमसे पहले क्या लेगा, एक साथ तुम्हारे साथ क्या डॉक्यूमेंट बनाएगा, पावर ऑफ अटॉर्नी। वो तुम्हारे एजेंट बन के जा रहा है और वो जो कुछ करेगा वो तुम्हारे, तुम लायबल हो जाओगे उसके लिए। यस और नो? जैसे सपोज उसने कोई डॉक्यूमेंट जमा किया तुम्हारे बिहाफ पे, तो माना जाएगा तुमने जमा किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करता है अपने क्लाइंट से के साथ, अगर उसे उसका केस रिप्रेजेंट करना हो इनकम टैक्स में, जीएसटी डिपार्टमेंट में। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये वो पेपर है। तो भाई आप ऐसा कोई एजेंट भेज दो इस पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ फिर। हम्म, ये जनरली सारे बिजनेस लॉज में, बिजनेस लॉज कौन कौन से हैं सर? कुछ तो सुन लिया तुमने। बिजनेस लॉज में ही आता है कंपनी एक्ट, बिजनेस लॉज में ही आता है पार्टनरशिप एक्ट, बिजनेस लॉज में आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सब बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए लॉज है ना। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हम पढ़ेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम पढ़ेंगे, एलएलपी एक्ट हम पढ़ेंगे। तो ये सब एक्ट जो है वो बिजनेस लॉज का ही हिस्सा है। बिजनेस लॉज में जनरल टेंडेंसी है कि हम एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं और जो काम हम कर सकते हैं वो एजेंट के थ्रू कराया जा सकता है, जनरली, नॉट ऑलवेज। कुछ काम ऐसे होंगे, कहीं कहीं एक्ट में साफ लिखा होगा यहां तुम ये सजा भुगतनी है, तो तुमने एजेंट बनाया, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी। हाँ, जेल जाने की बारी आई तो मैंने लक्ष्य को भेज दिया, ये चिट्ठी ले जा और कहना मेरे को पकड़ लो। ऐसा थोड़ी होता है। तो कुछ सिनारियोज ऐसे होते हैं जहां पे आपके बिना काम नहीं चलेगा। मजाक से याद रहती है वो बात। बाकी इन जनरल सभी जगह एजेंट्स अपॉइंट हो ही जाते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार प्रोविजन ऐसे घिसे पिटे रहते हैं, उसमें बार बार यही लिखा होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी ये काम कर सकते हो। वो यही। ठीक। तो इस रिक्वायरमेंट से ये श्योर हो जाता है कि यार आप लोग सीरियसली मिलजुल के क्या करना चाह रहे हो, फर्म को रजिस्टर कराना चाह रहे हो। अरे बिना रजिस्ट्रेशन के भी चला सकते हो, पर रजिस्टर करने आए हो तो एप्लीकेशन लाए हो, प्रिस्क्राइब फॉर्म में लाए हो, उसके अंदर वो सारे कंटेंट हैं जो रिक्वायर्ड है, और क्या तुम सब लोगों ने साइन किए हैं। अरे एमओए पे भी तो सबने साइन किए थे ना, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम कहला रहे थे वो नॉर्मल, वो नॉर्मल शेयर होल्डर नहीं है, वो अलग है। हमको अपने आप में शामिल मत करो, उस बाकी शेयर होल्डर से बोलते रहते हैं, हम अलग है। बात समझ में आ रही है? उनके पास मैनेजमेंट अथॉरिटी भी रहती है जब तक वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करते। वो शुरुआत के लोग हैं, उन्होंने मेमोरेंडम बनाया था। आगे चलो। वेरिफिकेशन, कुछ वर्ड समझ में आएगा? सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन एक ही बात है। वेरीफाई कराओ। एवरी पर्सन साइनिंग द एप्लीकेशन मस्ट वेरीफाई इन द प्रिस्क्राइब मैनर। वेरिफिकेशन कंफर्म ऑल इंफॉर्मेशन इज ट्रू। डिक्लेरेशन, वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन। तो मेरी इंफॉर्मेशन ट्रू है, इसको क्या वर्ड के साथ यूज कर रहे हैं, वो वेरीफाई कर रहा हूं मैं कि जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी गई है, इस पे साइन कौन करेगा? एक पार्टनर। जितने लोग एप्लीकेशन साइन करेंगे उतने ही लोग वेरिफिकेशन देंगे। कोई डाउट? सबमिशन टू रजिस्ट्रार, चिट्ठी से भी हो जाएगा, पर्सनली जाके भी विंडो पे भी सबमिट कर सकते हो, फिजिकल, पोस्टल, और आजकल तो ऑनलाइन भी हो गया होगा, अपडेट नहीं हुआ है लॉ। कोई डाउट? एप्लीकेशन किसको सबमिट होगी? ये फिर देखा आप, रट्टे से देखते हैं। आरओएफ तो ऑफिस है, ऑफिसर क्या कहलाता है? रजिस्ट्रार। वो पर्सन जो उस चेयर पे बैठा है वो क्या कहलाएगा? रजिस्ट्रार। समझ नहीं आई बात? तुम गए कभी प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने? जाना, वहां एक पर्सन बैठा रहेगा, वो रजिस्ट्रार है, जिसके सामने प्रेजेंट होके तुम्हारी प्रॉपर्टी की डिटेल दे रहे हो।
समझ में आई बात? फिर वो तुम्हें अपने सामने साइन करवाता है। वो ये रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स हैविंग jurisdiction ओवर द एरिया वेयर द फर्म्स बिजनेस इज सिचुएटेड। तो ऑफिस तो रजिस्ट्रार ऑफिस ही है, वो ऑफिसर कहलाता है रजिस्ट्रार। और रजिस्ट्रार ऑफिस किस एरिया का जाना है? जैसे हमको उज्जैन में फर्म रखनी है एड्रेस, तो हमारा एरिया का रजिस्ट्रार ऑफिस अलग है। अगर गाड़ी रजिस्टर करानी है तो क्या भोपाल चले अपन? हमारा एड्रेस यहाँ है, गाड़ी यहाँ खरीदी है, घर का एड्रेस लिखना है उस पे, तो हम कहाँ जाएंगे? जो हमारा एड्रेस है उस हिसाब से तो उज्जैन का ही आरटीओ आता है, तो वहीं जाएंगे। आसपास के गांव में भी जहाँ उज्जैन का आरटीओ लगता है वो गांव वाले भी यहीं आते हैं अपना ट्रैक्टर रजिस्टर लगा कराने। MP 13 जिसके पीछे लिखा है वो सब यहाँ रजिस्टर हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी, इसके बिना तो दुनिया चलती नहीं है। रजिस्ट्रेशन होगा तो फीस तो लगेगी। प्रिस्क्राइब वर्ड क्या बताता है? ये गवर्नमेंट द्वारा, अथॉरिटी द्वारा, लॉ द्वारा बताई जाएगी। प्रिस्क्राइब फॉर्म गवर्नमेंट ने, लॉ ने बना के दिया है। प्रिस्क्राइब फी उन्होंने बताई है। प्रिस्क्रिप्शन वो डॉक्टर देता है, बताई गई चीज प्रिस्क्राइब्ड। हाँ। स्टेट गवर्नमेंट मस्ट अकम्पनी द एप्लीकेशन, विदाउट पेमेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिमेन इनकम्प्लीट। देखो कितनी बढ़िया बात बोली उन्होंने। बोले फीस नहीं भरोगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एंट्री इन रजिस्टर ऑफ फर्म्स, अब देखो 3 वर्ड आ गए। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, रजिस्ट्रार और रजिस्टर। तीनों एक ही दिख रहे तुम्हें? ये ऑफिस है, तुम्हें बे स्पेलिंग मैंने लिखी है वो तो आराम से पढ़ ले। ये ऑफिसर है, और ये कलेक्ट्रेट वर्ड सुना है तुमने? वो कलेक्टर जहां बैठता है उसका ऑफिस है कलेक्टर, वो खुद ऑफिसर है। समझ में नहीं आ रहा है? ये वही रिलेशन था। और रजिस्टर ऑफ फर्म्स, ये तो एक किताब है। तुम्हारे घर का जो हाउस प्रॉपर्टी है, तुम्हारी जो गाड़ी है, वो किसी रजिस्टर में रिकॉर्डेड है ना। अब वो रजिस्टर डिजिटल हो गए तो कोई बात नहीं, इमेजिनेशन है। समझ में आई बात? कहलाएगा तो रजिस्टर ही अभी। डिजिटल हो गया है तो क्या हुआ, तुम उसको केवल फिजिकल फॉर्म में इमेजिन करते हो तो तुम्हारी गलती। तो जो रिकॉर्ड बनेगा इस फर्म का, वो एंटर होगा रजिस्टर ऑफ फर्म। तो फाइनली जब आपकी फर्म का नाम इस रजिस्टर में लिख लिया जाता है, तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि भैया ये काम हो गया है। समझ में आया क्या? तो अल्टीमेटली क्या इशू हो जाता है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो इस स्टेज पे हम मानते हैं कि अब हमारा रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है? कंप्लीट। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर समझ में आई या नहीं आई? जरा कुछ रिपीट कर लेते, क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कठिन है? नाम, एड्रेस, एड्रेस दो लोगों का, पार्टनर का और फर्म का। डेट ऑफ ज्वाइनिंग पार्टनर, नेम एड्रेस ऑफ पार्टनर मतलब पूरा पर्टिकुलर्स ऑफ पार्टनर, और ड्यूरेशन ऑफ फर्म जिसके अंदर पार्टनरशिप विल हो सकती है, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप हो सकती है, और स्पेसिफिक वेंचर से रिलेटेड पार्टनरशिप हो सकती है। स्पेसिफिक वेंचर, हाँ, तो पढ़ते रहना, वो टाइम पास है। स्टोरी सुनते हैं। द बर्थ ऑफ ABC एसोसिएट्स। ABC, अमन, भावना, चिराग डिसाइड टू एस्टेब्लिश कंसल्टेंसी बिजनेस। भावना says before starting operation we should register our firm. अब 2 लड़के थे, एक लड़की थी। उसने पहले ही बोला। हाँ। दे विजिट रजिस्ट्रार शर्मा। तो ये शर्मा जी कौन है? मैंने बताया था ना, रजिस्ट्रार। ऐसे ही थोड़ी बोल रहा था मैं, ये ऑफिसर है। ROF। उस बंदे से मिलोगे ना ऑफिस में, कहा मतलब गेट पे गए थे क्या?
रजिस्ट्रार से बात की, रजिस्ट्रार ने पूछा, हैव यू बॉट ऑल रिक्वायर्ड पर्टिकुलर, क्या तुम सारी जानकारियां लाए हो, डॉक्यूमेंट्स लाए हो? अमन ने क्या क्या प्रेजेंट किया? फाइल का नाम, फर्म का नाम, ऑफिस का एड्रेस, पार्टनर की डिटेल, ड्यूरेशन। रजिस्ट्रार ने क्या किया? वेरीफाई की, मतलब उनसे साइन लिए हैं कि तुम जो जानकारी दे रहे हो वो सही है। फिर उसने उसको किसमें रिकॉर्ड कर लिया? रजिस्टर ऑफ फर्म में। फिर रजिस्ट्रार बोला है कोई, रजिस्टर ही बोला है। अच्छा। फाइनली ही हैंड ओवर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, द पार्टनर सेलिब्रेट। तो ये हो गए खुश। कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। कहानी समझ में आई क्या? तो इसको देख लेना तुम बाद में। ज्यादा तुम उसके अंदर दिमाग मत लगाना है। आगे चलो। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, मुद्दे की बात पे तो अब आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन यहाँ है, वहां पे तो बहुत रेयर है कि क्वेश्चन पूछा जाए, पर वो आप पता तो होना चाहिए। एक ही कीवर्ड पढ़ के आए थे हम, वो तुम भूल गए हो। कहाँ पढ़ा था? बहुत सारे पढ़ लिए थे। वाह, फिर ठीक है, एक ही जगह कीवर्ड पढ़ा था हमने। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन डिजायरेबल है, क्योंकि ना कराने पे बहुत सारी लीगल डिसेबिलिटीज रह जाती है। बाकी सब तो कहानी कुछ भी लिखते रहो फटाफट। समझ में आई बात? 58 केवल यही कहानी बोलता था। अब आ गए हम किस पे? 69 पे। क्या बोल रहा है ये? नॉन रजिस्ट्रेशन किया तो क्या भुगतना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे इस बात? लेट्स सी। ऑल्दो रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, नॉन रजिस्ट्रेशन क्रिएट सीरियस डिसेबिलिटीज। कनेक्ट हो रहा है ना? द लॉ डज नॉट पनिश द फॉर्म डायरेक्टली, इंस्टेड इट रिस्ट्रिक्ट सम लीगल रेमेडीज। मैंने ये लीगल रेमेडीज, रेमेडीज वर्ड समझाया है तुम्हें, ऑप्शंस, और क्या कह सकते हैं, राइट्स। रेमेडी जब भी वर्ड यूज होता है तो या तो ऑप्शन के लिए यूज होता है या राइट्स के लिए यूज होता है। तो उन्होंने डायरेक्टली कोई पनिशमेंट नहीं दी है कि तुमको बैन लगा देंगे, तुमको बंद कर देंगे, तुमको बिजनेस नहीं करने देंगे। ऐसा एक्शन नहीं लिया है हमने। वो होता है ना, प्यार से समझा दिया, वो वाली बात, कि ये नहीं करने देंगे तुम्हें, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करने देंगे, तुम्हें राइट एक्सरसाइज करने नहीं देंगे, है ना? तो पनिशमेंट नहीं है। Therefore, Section 69 act as indirect pressure for registration. Disability number one, no suit against third party. An unregistered firm cannot sue a third party for enforcement of contractual right. मतलब तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ी डिटेल में जाऊंगा मैं इसमें। हम तीनों पार्टनर हैं, वो थर्ड पार्टी है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आया आर्यन। उसने अपनी वो जो लीगल लाइबिलिटीज थी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वो पूरी नहीं कर रही है। आर्यन को बोल रही तू जा, देख ले जो करना कर ले जा। आर्यन गया कहा कोर्ट, और कोर्ट में जाके आर्यन ने कहा हमारी फर्म है और फर्म उस पर केस कर रही है। कोर्ट, अगर हमारी फर्म रजिस्टर हुई तो केस एक्सेप्ट कर लेगी हमारी फर्म के नाम से, लेकिन अगर हमारी फर्म रजिस्टर नहीं हुई तो कोर्ट हमें एंटरटेन नहीं करेगा। कोर्ट कह देगा एज अ फर्म तुम्हारा आइडेंटिटी कहाँ है बॉस? आइडेंटिटी कैसे आएगी सर? रजिस्ट्रेशन करा के आओ, सर्टिफिकेट लाओ, रजिस्ट्रार के पास तुमने फर्म की तरह रजिस्टर कराया तो ठीक है, नहीं तो क्या का रजिस्ट्रेशन। आई होप मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, पूछ लो देखो। इसमें एक रास्ता बता देता हूं मैं। हमें के अकेले आर्यन को केस कर देना, करने देना चाहिए, फर्म का नाम हटा लेना चाहिए। समझ में आई बात? तीन। तो एक,
एग्जाम्पल ये है, एबीसी एसोसिएट्स प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस 2 लाख रुपए की टू मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स रिफ्यूज टू पे. सिंस द फॉर्म इज अनरजिस्टर्ड इट कैन नॉट फाइल अ सूट टू रिकवर द मनी. इस तरह की कोई कहानी बन सकती है. लीगल प्रिंसिपल टू सू फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड. नेम ऑफ पार्टनर मस्ट अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ फर्म. ये सब प्रूव करना पड़ेगा ना. अच्छा, नेम ऑफ पार्टनर अभी हाल प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में हमने बोला पर्टिकुलर ऑफ पार्टनर देने पड़ेंगे तुम्हें, और सर्टिफिकेट पे तुम्हारा नाम आएगा. रजिस्टर ऑफ फर्म में नेम ऑफ पार्टनर अपीयर होना चाहिए का मतलब वही है उसका कि भाई आपका डिटेल है फर्म का उसमें. वैसे भी फर्म कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है, ये तो नहीं भूल गए तुम. उसका अपना कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है. कंबाइनली सारे पार्टनर्स को ही क्या बुलाया जाता है, फर्म. पर फर्म बुलाने के लिए पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा. नहीं आया समझ. उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं थी. कंपनी की तरह कंपनी अपने नाम पे सूट फाइल कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है. फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. सेपरेट लीगल एंटिटी होने के कारण ही कंपनी के केस में कंपनी की लायबिलिटी अलग हो जाती है और मेंबर की लायबिलिटी अलग हो जाती है. इसलिए वो सेपरेट लायबिलिटी वाला कंसेप्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट है. यहाँ पे हम जॉइंटली और सेवरल लायबल रह जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी फर्म अलग थी नहीं. इसी प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए एक्ट आया, उसका नाम था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. उसमें एलएलपी की अपनी आइडेंटिटी हो जाएगी सेपरेट लीगल. इस वजह से लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी. वो है ना, हाइब्रिड है, हाइब्रिड. जैसे टाइगर लायन हाइब्रिड लाइगर, वैसे ही. समझ गए क्या? चलो. डिसेबिलिटी टू. नो राइट टू सेट ऑफ. सपोज अ थर्ड पार्टी फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म. क्या वो कर सकती है और पूरी फर्म बाइंड कर सकती है? यस. बिना रजिस्ट्रेशन के भी. हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, हाँ फिर भी. तुम्हें राइट नहीं है तो क्या, उनको दे रखा है. द फर्म वांट टू रिड्यूस द लाइबिलिटी बाय एडजस्टिंग अ क्लेम अगेंस्ट द थर्ड पार्टी. इस बात को क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? बोलो. अरे यार, किसी ने मुझसे पैसे मांगे 1 लाख रुपए. मेरे भी बनते हैं उस पर 20,000 रुपए. वो कोर्ट में केस करने चला गया, और कितने मांग रहा है कोर्ट में जाके? 1 लाख. अब मैं कोर्ट में जाके कह रहा हूं, जज साहब, माई बाप, मेरे भी 20 बनते हैं, इससे बोलो 80 ले ले. वो बोल रहा ना, मैं तो 1 लूंगा. अपना बनते हैं, मेरे 20 बनते हैं, बोले हाँ बनते हैं, वो बाद में देखेंगे. जज साहब किसकी बात मानेंगे, तुम्हारी या उसकी? जब हमारी. नो राइट ऑफ. समझ नहीं आया? अरे यार, रजिस्ट्रेशन ना कराने के नुकसान सीख रहे हैं हम. द फर्म वांट टू, देखो आप समझ में आएगी लाइन. द फर्म वांट टू रिड्यूस द लाइबिलिटी बाय एडजस्टिंग द क्लेम अगेंस्ट द थर्ड पार्टी. हमारा भी क्लेम है उसके अगेंस्ट, पर ये रिडक्शन तुम्हें मिलेगा नहीं. थर्ड पार्टी जो क्लेम कर रही है वो उसको दिया जाएगा, तुम जो क्लेम कर रहे हो तुम्हें नहीं दिया जाएगा. अरे जब केस होता है तो फिर भी तो बताएंगे कि भैया इसने हमसे. कितनी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कितना खतरनाक केस बनेगा. तुमने गुड्स खरीदा, खरीदने की बात हुई है, डिलीवरी लेके नहीं आए, खरीद लिया है, उसके माल पड़ा है, वो पैसे मांग रहा है, हमने नहीं दिए, बोले यार माल उठाएंगे तब दे देंगे. मामला कोर्ट चला गया, हमारी फर्म अनरजिस्टर्ड है. तुम उससे कुछ भी नहीं मांग पाओगे अभी. पैसे तो देने हैं अभी तुम्हें. बाद में ले सकते हो, बात दूसरे तरीके हैं उसके, कोर्ट तुम्हारे साथ वो अन्याय नहीं करेगा, लेकिन इस समय तुम सेट ऑफ नहीं मांगोगे. आ गई ना बात समझ में? जब वो क्लेम करने आया, वो अपना क्लेम बिना सेट ऑफ के लेके जाएगा तुमसे. आई होप बात समझ में आई. अन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ एक्सीडिंग 100. वाह वाह वाह.
100 रुपए से छोटा क्लेम हो तो शट ऑफ मिल जाएगा। हाँ, 100 रुपए तक मिल जाएगा। बहुत पुराना। चलो आगे बढ़े। अरे हो गया ना यार, दो डिसेबिलिटी की बात हो गई। पहली, तुम थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। तुम्हारे अगेंस्ट थर्ड पार्टी अगर कोई क्लेम कर रही है और तुम्हारा भी क्लेम बनता है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, तो तुम उसका सेट ऑफ नहीं मांग सकते। वो जो क्लेम कर रही है वो देना पड़ेगा। पार्टनर कैन नॉट स्यू फर्म एंड को पार्टनर्स। तुम कंबाइनली फर्म को या अपने दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट भी केस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक अनरजिस्टर्ड फर्म हो। ना तुम एग्जिस्टिंग पार्टनर के अगेंस्ट केस कर सकते हो, ना तुम फॉर्मर पार्टनर के अगेंस्ट केस कर सकते हो। फॉर्मर मतलब पिछला, रिटायर होके जा चुका है तो अब क्या कहलाएगा वो? फॉर्मर। निपट के ऊपर जा चुका है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट जा सकते थे, अगर तुम रजिस्टर्ड फर्म होते और कुछ बनता था फर्म का लेना तो। नहीं जा सकते। कोई डाउट है क्या? चिराग क्लेम्स प्रॉफिट शेयर फ्रॉम अमन। अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है तो यू कैन नॉट सू। सोचो, अपन तीनों पार्टनर हैं। हम्म, तुम दोनों को पार्टनरशिप एक्ट आता है। मैंने अनरजिस्टर्ड फर्म बनवाई, अपन तीनों ने बिजनेस किया, प्रॉफिट आया, मैंने अकेले रख लिया। अब मैं तुम्हें पैसे दे नहीं रहा, तुम जाते हो कोर्ट। सर हमारी फर्म है, ओरल एग्रीमेंट हुआ है, हम तो इक्वल पार्टनर हैं, सर से दिलाओ। कोर्ट हमारे हम लोगों को एंटरटेन नहीं करेगा। समझ में आई बात की नहीं आई? कितना इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन, समझ में आ गया? ये राइट नहीं मिलता है तुम्हें। अदर कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोसीडिंग नॉट अलाउड। The firm cannot enforce contractual rights through alternative proceeding. The disability extend beyond the ordinary suit. Ordinary suit इंडिविजुअल लेवल पे करो। फर्म के नाम पे तुम किसी भी तरीके से कोई राइट नहीं मांग सकते हो कहीं भी। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट भी नहीं मांग सकते हो, मतलब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था फर्म के नाम पे, फर्म का एग्जिस्टेंस है कहाँ? रजिस्टर रजिस्टर तो कराया ही नहीं तुमने। फर्म के बिहाफ पे तुम कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्लेम नहीं कर सकते। कोई समस्या है क्या? चार डिसेबिलिटी समझ में आई? चारों नाम लिखने आने चाहिए। इन पे चारों पे क्वेश्चन आ सकते हैं। पर्पस ऑफ सेक्शन 69, चारों पे अच्छे वाले केस, उसे बोलो क्रिटिकल केस, कॉम्प्लेक्स केस बना के दे, डिटेल्ड केस बना के दे, बना देगा वो। सेक्शन 69 ये क्यों है? ताकि लोग एनकरेज हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लॉ मेकर्स, लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकर्स। पता है हमारा लेजिस्लेचर कैसे बनता है? सिखा रखा है, तुम भूल जाओगे, बार बार बोलना पड़ता है। पार्लियामेंट के दोनों हाउस लेजिस्लेचर का पार्ट है, अगर सेंट्रल लॉ बनाना है तो। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी उसका पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी उसका पार्ट है। अथॉरिटी के रेगुलेशंस भी उसका पार्ट है। और हर समय पे तो सेशन एग्जिस्टेंस में होता नहीं। अभी तो मानसून सेशन आता है, विंटर सेशन आता है, बजट सेशन आता है। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के 3 सेशन आते हैं: मानसून सेशन, विंटर सेशन और बजट सेशन, हर साल। अभी कौन सा आने वाला है? मॉनसून सेशन। तो कई समय पे लॉ मेकर्स तो एग्जिस्टेंस में होते नहीं, और लॉ इतनी जल्दी कोई अमेंड होता नहीं है। पहले नीति आयोग में मामला जाता है, फिर कमीशन में जाता है, फिर वहां से अप्रूव होता है, फिर एक ड्राफ्ट बनता है, फिर वो उसको कंसर्न मिनिस्ट्री लेके आके पार्लियामेंट में रखती है, फिर उस पर बहस होती है, फिर बहस के बाद उसके अंदर काट छाट होती है, उसके बाद वो कानून बनने आता है। इतनी सब कहानी। ज्यादातर कहानी कौन हैंडल कर रहा होता है? गवर्नमेंट के रूल्स। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन दिए जाती है। हिंदी में बोलते हैं उसको श्वेत पत्र, इंग्लिश में बोलते हैं उसको ऑफिशियल गैजेट। नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। गवर्नमेंट जब भी ऐसा कुछ इशू करती है, इसका मतलब गवर्नमेंट का रूल आया है, और वो तब तक मानना है। 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है। और नियम ये होता है कि भैया ये रूल को आप पार्लियामेंट में रखना, और अगर इसको परमानेंट कानून बनाना चाहो तो बना लेना। तो कहानियां कुछ इस तरह की कॉम्प्लेक्स कहानियां हैं बहुत सारी। थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, धीरे धीरे हो जाएगा। मेरे को हो गया, तुमको भी हो जाएगा, बस सुनते जाओ। तो वो ये है कि लेजिस्लेचर वांट फर्म्स टू रजिस्टर वॉलंटरली। स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से लोग आके रजिस्ट्रेशन करा लें, इसलिए हमने ये 4 डिसेबिलिटी डाली है। पर हमने कोई पनिशमेंट नहीं दी है इसकी।
इसका मतलब यह है कि बिना रजिस्ट्रेशन के भी लोग बिजनेस करने के लिए आजाद है। ये चार चीजों पे ध्यान रखना। कोई समस्या है क्या? कहानी सुनो। एबीसी एसोसिएट स्टार्ट बिजनेस विदाउट रजिस्ट्रेशन। अ कस्टमर रिफ्यूज पेमेंट। अमन रशेस टू कोर्ट। जज कपूर आस्क। काश इसमें वो उसका फोटो बना देता है यार, जॉली एलएलबी वाला। मैं बोलना भूल गया उसका। हाँ। तो कैन अनरजिस्टर्ड पर्सन sue a third party? Your Honor, our firm supplied goods to a company, but they haven't paid us the unpaid invoices worth rupees 2 lakh. देखो क्या बोल रहा है, यू कैन नॉट sue थर्ड पार्टी। क्या दिखा रहा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है ये। कोई समस्या? एविडेंस बेचारा सब लेके गया है। सेक्शन 69, नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड in any court on behalf of the firm against the third party for enforcing a right arising from a contract unless the firm is registered. भाषा ये आनी धीरे धीरे आएगी, कीवर्ड में ही तो है। हमने सारे कीवर्ड पढ़े हैं इस बस। यस और नो। ये दोनों पार्टनर हैं बचे हुए हैं, भावना और चिराग। what so we can't recover our money? An unregistered firm cannot sue a third party to enforce contractual right. Registration is mandatory for filing a suit. For doing a business, it is not mandatory. But for filing a suit, it is mandatory. कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो बस ये स्टोरी थी। आगे चलो। एक्सेप्शंस टू द नॉन रजिस्ट्रेशन डिसेबिलिटीज। मैंने क्या कहा था तुमसे? रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं। नहीं कराओगे तो कुछ डिसेबिलिटी है जो आपको भुगतनी पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां इवन विदाउट रजिस्ट्रेशन आप डिसेबिलिटीज की प्रॉब्लम्स नहीं फेस करोगे। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शंस। किस बात के? नॉन रजिस्ट्रेशन डिसेबिलिटीज के। समझ में आई बात? पहले फ्रेम कर लो दिमाग को। रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराया, फिर भी क्या हम कोर्ट में केस कर पाएंगे? सवाल ये है। फिर भी क्या हम सेट ऑफ ले पाएंगे? फिर भी क्या हम एक दूसरे के अगेंस्ट केस कोर्ट में जा पाएंगे? क्या हम थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में जा पाएंगे? दो पॉइंट ये थे, एक सेट ऑफ था और आखिरी पार्टनर आपस में क्या सूट फाइल नहीं कर सकते। ये चौथा पॉइंट है। अदर कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसीडिंग्स नॉट अलाउड। फोर्थ डिसेबिलिटी। स्क्रीन रुक गई क्या? अरे दो तो हो गए आउटसाइड, एक आउटसाइडर का, एक आपस का, एक सेट ऑफ का, और चौथा ये। चार ही तो है। इसे बार बार देखने से ध्यान नहीं दो, सेट करो उसको दिमाग में पहले, फिर आंसर करना। पहले तुम्हें ये जो मैंने बनाए ना नोट्स, ज्यादा आसान रहेगा। पहले इनको पढ़ पढ़ के एक आउटर फ्रेमवर्क सेट कर लो, फिर उस सेक्शन पे बोलो कि चल क्वेश्चन बना, फिर उस क्वेश्चन के प्रोविजन पार्ट पे ध्यान दो, बार बार बोलो उसको, तो सीख जाओगे। बात समझ में आई? Section 69 imposes disabilities. However, law does not completely destroy all the rights to an unregistered firm. Certain important rights remain protected. कुछ rights आपके पास रहेंगे. These are called exceptions. Third parties can sue the firm. Disability only apply to firm. Third party retain their right to sue. ABC associate is unregistered. Mr. X can file a suit. ये बात तो मैंने 11th पे सिखा दी थी, याद है कि नहीं? तुम केस नहीं कर सकते पर वो तुम पे केस। एक्सेप्शन टू, डिसोल्यूशन के लिए अभी भी सूट कर सकते हो। पार्टनर में सू फॉर डिसोल्यूशन। एक दूसरे के अगेंस्ट जाके कोई क्लेम नहीं ले सकते थे कि ये पार्टनर मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा, मेरा प्रॉफिट इतना बनता है, मेरी सैलरी इतनी बनती है। ये सब तो नहीं जा पाओगे तुम।
ये एंटरटेन नहीं होगा। लेकिन अगर तुम गए हो क्या कराने, डिसोल्यूशन कराने, तो इवन एक अनरजिस्टर्ड फर्म के लिए में भी एक पार्टनर किस लिए जा सकता है, कोर्ट, डिसोल्यूशन कराने। कोर्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास करता है। डिसोल्यूशन के कई मेथड होते हैं, कई रीजन होते हैं, उसमें एक मेथड और रीजन होता है कोर्ट से डिसोल्यूशन कराना। कोई डाउट है क्या? लॉ कभी भी अनविलिंग पार्टनर को साथ में रहने की सजा नहीं दे सकता। अरे हाँ, है ना, दो लोगों ने शादी करी, वही दोनों साथ नहीं रहना चाहते, तो भी कोर्ट सुनता है ना उनकी कि भैया रहो अलग अलग। अनविलिंग लोगों को टुगेदर तो कोर्ट कभी भी नहीं रहने देता। ये मजा, ये वाली कहानी से रिलेट करके रखना कि डिसोल्यूशन के लिए तो जा ही सकते हो। अरे नहीं आया समझ? भावना wants dissolution. She may approach the court despite the non-registration. एग्जाम्पल था वो। एक्सेप्शन 3, दो पढ़ लिए तुमने। थर्ड पार्टी फर्म के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं, जबकि फर्म रिकॉग्नाइज थी नहीं, रजिस्टर्ड तो है ही नहीं। ये पहला एक्सेप्शन था, तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारी डिसेबिलिटी है। थर्ड पार्टी तुम्हारी फर्म के अगेंस्ट केस कर सकती है। नंबर 2, डिसोल्यूशन के लिए पार्टनर जा सकता है कोर्ट और उसका केस एंटरटेन होगा। तीसरा, राइट टू सीक अकाउंट्स ऑफ डिसॉल्व फर्म। तुम्हारी फर्म डिसॉल्व हो गई है, डिसोल्यूशन के बाद एक पार्टनर चाहता है कि भैया मेरे को अकाउंट्स देखने, क्या क्या रिकॉर्डिंग हुई थी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, वगैरह वगैरह, प्रॉफिट क्या हुआ था, लाइबिलिटी क्या थी, एसेट क्या थी। कोई मना नहीं कर सकता उसको, और इसके लिए कोर्ट उसकी बात सुनेगा इवन दो तुम्हारी फर्म क्या थी, अनरजिस्टर्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई? राइट टू रियलाइज प्रॉपर्टी ऑफ द डिसॉल्व फर्म। देखो, जब तक फर्म चल रही है तब तक तो तुम फर्म के पार्टनर के अगेंस्ट जाके ये नहीं बोल सकते ये हमको प्रॉफिट नहीं दे रहा, ये हमको ये नहीं दे रहा, सैलरी नहीं दे रहा, बोनस नहीं दे रहा। फर्म डिसॉल्व हो जाए अगर, तो तुम उसके अकाउंट भी मांग सकते हो। देखो, डिसॉल्व वाले पॉइंट सारे एक साथ याद रह जाएंगे। तुम फर्म डिसॉल्व कराने जा सकते हो, डिसॉल्व फर्म के अकाउंट्स मांग सकते हो, डिसॉल्व फर्म की प्रॉपर्टी डिटेल भी मांग सकते हो कि जब फर्म डिसॉल्व हुई थी तो वो प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जरा मेरे को हिसाब बताना। और पार्टनर अगर हिसाब नहीं दे रहा है तो यू कैन रियलाइज द प्रॉपर्टी थ्रू थ्रू कोर्ट। ऑफ विच फर्म? एग्जिस्टिंग फर्म का नहीं, है डिसॉल्व फर्म का। ये समझ में आया कि नहीं आया? राइट ऑफ ऑफिशियल असाइनी रिसीवर। अगर इंसॉल्वेंसी आती है तो मैंने कहा था कोर्ट में एक ऑफिसर अपॉइंट होगा। वेयर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग एग्जिस्ट, किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है तो यहां पे इवन किस फर्म का, अनरजिस्टर्ड फर्म के बिहाफ पे भी उस पर्सन के अगेंस्ट, उस इंसॉल्वेंट पर्सन के अगेंस्ट कौन अपॉइंट हो जाएगा? रिसीवर, ऑफिसर अपॉइंट हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो ऑफिशियल अथॉरिटीज को पूरा हक है तुम्हारी फर्म को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करके उसके अगेंस्ट ऑक्शन, प्रॉपर्टी कब्जा लेना, ऑक्शन कराना, पैसे रिकवर करना, वगैरह वगैरह। एक्सेप्शन 6, स्मॉल वैल्यू सेट ऑफ। छोटे मोटे क्लेम के लिए कोर्ट बोलता है आ जाना, अनरजिस्टर्ड हो तब भी आ जाना। अरे ऊपर बोला था ना सेट ऑफ 100 रुपए तक दे दूंगा। राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अनडिजॉल्व फर्म, सॉरी अनरजिस्टर्ड फर्म, अनरजिस्टर्ड फर्म में किसी की हो गई डेथ पार्टनर की, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, डिसीज पार्टनर के हेयर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स मांग सकते हैं, प्रॉपर्टी रियलाइज करा सकते हैं। ये वही दो राइट है जो इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म के बाद भी पार्टनर्स के पास गया था, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बाद भी पार्टनर के पास गया था। कोई डाउट? Section 69, to encourage the registration not to create injustice. Therefore, these exceptions are protect the fairness. Bhavna tells Judge Kapoor, our firm is unregistered, but I want dissolution.
एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। झगड़ा हो गया, वो कह रहे फॉर्म डिसॉल्व कराओ और मेरे को सेटल करवा के दो अकाउंट्स। फॉर्म अनरजिस्टर्ड है, क्या कोर्ट उसकी बात सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा। कोई डाउट? तो एक कहानी पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगी। और यहीं हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो।